हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और हम अपनी सुपर फास्ट रिवीजन जो कि पॉलिटी की, इसमें हम पढ़ेंगे आज संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। और इसके जो संविधान के स्रोत हैं वो चीज़ें पढ़ेंगे, उसकी अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। और संविधान के पार्ट वगैरह जो इसमें हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, कौन कौन से पार्ट में कितने आर्टिकल्स हैं, वो सारी चीज़ पढ़ेंगे। और जहाँ तक हुआ मैं प्रस्तावना को भी इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। बस 1 घंटे से ऊपर नहीं जाने दूंगा, अगर 1 घंटा हो गया तो मैं वहीं पे रोक दूंगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हमको पढ़ना है इसमें? संविधान की प्रमुख विशेषताओं को पढ़ना है, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे संविधान की आखिर विशेषताएं क्या हैं, आखिर उसमें किन चीज़ों को लेके बात की गई है, वो सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान जो है ना, ये तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से इसमें जो भी तत्व हैं, इसमें जो भी इसकी बनाने के पीछे जो भी इसकी मंशा है, जो भी इसकी भावना है ना, वो एक अनोखा संविधान है। ये एक अद्वितीय संविधान है, एक अनोखे संविधान को बनाता है, इसके तत्व और इसकी भावना। ठीक है सर? और इसमें कई ऐसे तत्व आपको शामिल मिलेंगे जो आपको क्या है, विश्व के अलग-अलग देशों से इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये एक संपूर्ण विश्व का निचोड़ भी है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो ये बड़ा ही अनोखा संविधान हो जाता है। भारतीय संविधान ये आपका 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। हमने पिछली क्लास में इसको पढ़ा भी था, हमने जब संविधान सभा पढ़ी थी, ठीक है? अगर वो क्लास नहीं देखी है तो देखिए जाके, बहुत अच्छी क्लास है। एक ही वीडियो में संविधान सभा खत्म, बहुत अच्छे से कहीं से भी क्वेश्चन आए आप कर पाओगे। महत्वपूर्ण इसमें बाद में क्या होते हैं, कुछ संशोधन भी होते हैं। हालांकि ये तैयार तो हो ही जाता है इस टाइम पे, लेकिन उसके बाद में बहुत से परिवर्तन किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं। जैसे कि एक 7वां संविधान संशोधन होगा, 42वां होगा। और यहाँ पे आपका क्या लिखा है, 44वां है, यहाँ पे 44वां लिखा है। 61वां संविधान संशोधन, 73वां है, 74वां है। ये आपके बहुत सारे ऐसे क्या है, संविधान संशोधन होते हैं। मैं आगे पढ़ाऊंगा भी संविधान संशोधन को भी। इसमें एक 42वां संविधान संशोधन है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण आपका क्या है, 42वां संविधान संशोधन होता है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और आपको मैं बताता हूँ, एक केशवानंद आपका केस आता है, केशवानंद भारती का एक मामला आता है 1973 में सर्वोच्च न्यायालय में। और ये जो है ना, ये आपका जब आता है ना, तो संसद में क्या बताया जाता है, संसद का एक मतलब एक जो संविधान का हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368, जो कि आपका क्या करता है, संविधान में संशोधन की व्यवस्था करता है। संविधान में कोई भी संशोधन होता है ना, तो वो अनुच्छेद 367 के थ्रू होता है। लेकिन इसमें ये कहा गया है, ये जो 368 आपका आपका ये है ना, ये भी संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकता है। आप कोई भी ऐसा संशोधन इसमें नहीं कर सकते हो। हालांकि बहुत सारे संशोधन हुए, ये जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आया था ना, 42वां संविधान संशोधन, बहुत सारी चीजों में इसमें परिवर्तन किया गया था। लेकिन जो केशवानंद भारती केस आया सर्वोच्च न्यायालय में 1973 में, तो इसमें कहा, जब हम उसको पढ़ेंगे ना प्रस्तावना को, तो उसमें और अच्छे से इसको समझेंगे। संसद में कहा गया कि 368 के तहत इसके मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता, संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकते हम। उसकी जो बेसिक, जो इसकी बेसिक उसकी क्या बोलता हूँ, जो इसकी बेसिक फाउंडेशन है, हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि उसमें आपका क्या है, लोकतंत्र है, आपका सोशलिज्म है, इसको तो हम नहीं हटा सकते, डेमोक्रेसी को तो नहीं हटा सकते ना। तो ये इसकी बात करता है, मौलिक अधिकार को तो नहीं बदल सकते ना। हालांकि उसमें चेंज चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये उस टाइम पे ऐसा आया था। अब देखिए, इसकी जो विशेषताएं हैं उनको हम पढ़ते हैं। क्या क्या विशेषताएं दी गई हैं, देखिए बहुत अच्छे से समझना। ये विशेषताएं हैं, एक तो हमारा जो संविधान है, ये सबसे लंबा संविधान है और लिखित संविधान है हमारा। कैसा है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। विभिन्न देशों से इसमें क्या है, शामिल किया गया है, विभिन्न स्रोतों से ये विहित है, बहुत सारे देशों का इसमें मामला शामिल किया गया है। ये कठोर भी है और ये लचीला भी है। कहीं कहीं पे इसमें संशोधन करना बड़ा मुश्किल है, कहीं कहीं पे बहुत आसानी से संशोधन हो जाता है, लचीला भी है। ये संघीय व्यवस्था को जन्म देता है। इसका जो जो इसका सिस्टम है ना, हमारा हमारा सिस्टम जो है वो फेडरल है। फेडरल बोले तो हमारे संघ जो आपका केंद्र है उसको सर्वोच्च पावर है, लेकिन हमारे राज्यों को भी बहुत सारी पावर्स दी गई हैं। यानी कि एकात्मकता की ओर झुकाव भी दिया गया है। और आपका क्या है, फेडरल सिस्टम भी है। अगर कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो उसमें केंद्र का ही मामला प्रभावी होगा। वैसे आपको राज्य को भी पावर दी गई है अपने निर्णय, अपने कार्यों को, अपनी नीतियों को बनाने के लिए। तो ये आपका क्या है, संघीय व्यवस्था है। सरकार का संसदीय रूप है। हमारे यहाँ पे जो सरकार है वो संसदीय सरकार है, जिसके 2 सदन है, मैं आपको बताऊंगा। और संसदीय संप्रभुता भी है, ऐसा भी नहीं है संसद के पास अपनी
सोवरेनिटी नहीं है, बहुत सोवरेनिटी है और न्यायिक सर्वोच्चता भी है। यहाँ पे न्यायिक सर्वोच्चता तो इतनी है, बहुत हाई न्यायिक सर्वोच्चता है। सबसे नहीं आपका क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की आपकी क्या है, ये न्यायपालिका जो है ना, ये कार्यपालिका और विधायी से भी ऊपर आपका क्या है, पावर रखती है। और समन्वय इसमें एकीकृत है। इनमें मतलब संसद में न्यायिक सर्वोच्चता में बड़ा ही अपना क्या सम्मेलन है, सम्मेलन बोलता हूँ तो समन्वय है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका हमारी कैसी है, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर हाई कोर्ट, फिर आपके अधीनस्थ कोर्ट है। मौलिक अधिकार इसमें शामिल किए गए हैं। आप लोग कमेंट कीजिए ये कहाँ से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा है इसमें, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है और एकल नागरिकता हमारा पहला आपका क्या है, एकल नागरिकता हमारा सिस्टम है। स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र निकाय है, आपातकालीन इसमें प्रावधान भी दिए गए हैं और त्रिस्तरीय सरकार हमारी है। त्रिस्तरीय सरकार की बात की गई है इसमें, जैसे कि आप जाएंगे ना, जब हम पढ़ेंगे ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो उसमें देखेंगे सहकारी समितियां भी इसमें शामिल की गई हैं। तो ये सारा कुछ इसमें है। अब देखिए इसकी मैंने थोड़ी डिटेल भी ली है, कुछ चीज़ों की डिटेल मैंने यहाँ पे लाया हूँ। जैसे कि सबसे लंबा और लिखित संविधान तो ये है ही है और निर्मित संविधान भी, मतलब ये बनाया गया है। और ये आपका क्या है, जैसे लिखित और निर्मित है, जैसे कि आपको बताता हूँ लिखित और निर्मित में क्या है। ये संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया है, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा गठित है और फिर ये लिखा गया है। जैसे कि अमेरिका का संविधान है, भारत का संविधान है, फ्रांस का संविधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा आपके संविधान बनाए गए हैं। और जो भारत का संविधान है इसमें लगभग आपके 1.5 लाख शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 1.5 लाख आपके क्या है, इसमें शब्द आपके हैं। विशाल संविधान है। और जो लिखित अलिखित होता है ना, जो अनरिटन होता है ना, वो आपका विकसित संविधान होता है। डेवलप्ड आपका क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो परंपराओं के द्वारा विकसित होता है। जैसे आपका ब्रिटेन का हो गया, अरब का है, कनाडा का है, इजराइल का है, न्यूजीलैंड का है। ये अलिखित संविधान है। वैसे आपने देखा होगा अलिखित संविधान का आपको एक ही आपको मिलता है, ब्रिटेन, लेकिन ये सारे भी आपके अलिखित संविधान के ही आपके उदाहरण होते हैं। अब इसमें देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए एक चीज, ये देखिए जो विशाल संविधान है, कैसे विशाल है, क्योंकि हमारा जो मूल संविधान है ना, वो 26 नवंबर 1949 को बना, हाँ बना। और जो वर्तमान संविधान है ना, वो हमारा उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है देखिए। 26 नवंबर को जो बना था ना, उसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 आपके क्या थे, अनुच्छेद थे। अब इसमें क्या हो गया है, आपके 25 भाग हो गए हैं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं और 470 के प्लस आपके अनुच्छेद हो गए हैं। कहीं कहीं पे आपको मिलता है कि 448 है, कहीं पे आपको 444 है। तो इस पे आपको नहीं जाना। आपसे जब भी पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा ये, क्योंकि अनुच्छेद आज भी आपके 395 ही हैं। ये जो 470 400 प्लस आपके है ना, ये आपके उसके सब का सब आपके क्या है, सब अनुच्छेद हो गए हैं, सब क्लोज हो गए हैं। अब 1951 में एक आपका क्या होता है, इसमें वर्तमान संविधान में क्या होता है, जो क्या बोलता हूँ, 51 में एक क्या होता है, संशोधन होता है, जिसमें भाग 7 को हटा दिया गया था और भाग 7 को हटा के 4 भाग और जोड़ दिए गए। कौन से 4 का जोड़ा गया? 9 का, 9 का और 14 का, ये जोड़े गए, तभी आपके 25 भाग हो गए जाके। और 4 अनुसूचियां जोड़ी दी, 9, 10, 11, 12 ये अनुसूचियां जोड़ी। तो ये हमारा एक विशाल संविधान बन के तैयार हुआ था। अब यहाँ पे देखिए और भी इसमें ये कठोर और लचीला कैसे है? कठोर और लचीला, जैसे कठोर जो होता है, जो अनम्य होता है, जो नम्य नहीं, नम्य बोले तो सरल, सरल बोले तो जिसको आसानी से लचाया जा सके। तो ये रिजिड है, जिसमें संविधान संशोधन में आसानी से संशोधन ना हो सके, जिसमें संशोधन आसानी से ना हो उसको हम कठोर बोलते हैं। और लचीला या नम्य या फ्लेक्सिबल किसको कहते हैं? जिसमें संशोधन आसानी से हो जाए। अब ये जो आपका संविधान है, ये ब्रिटेन का संविधान, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान जो है ना, 1789 में तैयार हुआ था और आज भी उसमें क्या है, 7 से 8 ही संविधान संशोधन हुए हैं। बहुत ज्यादा संविधान संशोधन हुए हो तो अरे 10 हो गए होंगे, 12 हो गए होंगे, इससे ज्यादा नहीं हुए हैं। लेकिन भारत में आपके 100 प्लस आपके हो चुके हैं। और ये ब्रिटेन का संविधान है, ये आपका लचीला संविधान है। और भारत क्या है, इन दोनों का मिला जुला रूप आपका क्या है, भारत है। तो भारत में 1950 से लेके अब तक आपके कितने हो चुके हैं? 100 से भी अधिक संविधान संशोधन हो चुके हैं, आपको पता है। अब देखिए अनुच्छेद जो 368 है, ये हमको क्या कहता है, यही आपका संविधान संशोधन की शक्ति देता है। विशेष बहुमत के आधार पर दोनों सदनों में विशेष बहुमत अगर होगा, और वो विशेष बहुमत क्या होता है, उपस्थित जितने भी आपके उस संसद में, सदन में आपके क्या है,
उपस्थित लोग हैं और जितने लोगों ने मतदान किया है उनका 2/3 से वो पास होना चाहिए, प्लस तथा प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत भी होना चाहिए। तो ये आपका क्या है, तब पास होता है विशेष बहुमत से। ठीक है। और जो विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों से, ये 3 तरीके हैं आपके संविधान में संशोधन करने के, ये 3 तरीके हैं। एक तो होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत बोलते हैं 50 प्लस लोगों से। 50 बहुमत, 50 प्लस आप जानते हैं ना। विशेष बहुमत होता है आपका 50 प्लस नहीं, ये होता है आपका क्या बोलता हूँ, 66% प्लस होता है। 66% प्लस बोले तो मतलब 2/3 प्लस होता है। 2/3 से आपका पास होना चाहिए। जो उपस्थित सदस्य हैं उनके और जो वोट दिए हैं उनका 2/3 आपका पास होना चाहिए, और जो सदन में कुल सदस्य हैं उनका भी बहुमत होना चाहिए। मतलब उनका बहुमत बोले तो जैसे कि 100 आपके उपस्थित हैं सदन में, 100 सदस्य हैं आपके किसी सदन में, तो 50% से प्लस लोगों की सहमति भी होनी चाहिए और 2/3 से पास होना चाहिए। और विशेष प्लस कुल राज्यों के बहुमत, विशेष बहुमत जिसमें आधे से अधिक राज्यों का भी बहुमत होना चाहिए और विशेष बहुमत से पास होना चाहिए, यानी 50% प्लस आपके राज्यों की भी सहमति होनी चाहिए। यानी कि हमारे अगर 28-29 राज्य हैं तो 14 से 15 राज्य आपके इसमें इसकी सहमति दें, तब ये मतलब संविधान संशोधन होता है। साधारण प्रक्रिया में देखें तो संसद में क्या है, सामान्य बहुमत से इसमें क्या हो जाता है, और इसमें संविधान के लिए अनुच्छेद 367 की कोई जरूरत नहीं पड़ती है संशोधन में। ये सिर्फ इन 2 मामलों में जरूरत पड़ती है, विशेष बहुमत में और कुल राज्यों वाले बहुमत में। साधारण प्रक्रिया में इसकी जरूरत नहीं होती है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। संघीय व्यवस्था है हमारे यहाँ पे। संघीय व्यवस्था हमारी एकात्मकता की ओर झुकाव है। हालांकि हमारी संघीय व्यवस्था तो है ही है, लेकिन इसका जो झुकाव है ना वो एकात्मकता की ओर है, मतलब यूनिटरी सिस्टम है। जैसे कि राज्यों को भी पावर दी गई है, लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो हमारा जो मामला बनेगा ना, वो केंद्र के द्वारा बनाया गया निर्णय या केंद्र के द्वारा बनाई गई नीति, केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वोपरि होगा, न कि राज्यों के द्वारा बनाया गया कानून सर्वोपरि होगा। तो है तो सबके पास पावर, राज्यों को भी और आपका केंद्र के भी, लेकिन एक्चुअल पावर किसके पास रहेगी, वो केंद्र के पास ही रहेगी। संघीय व्यवस्था में क्या होता है, जैसे शक्तियों का बंटवारा होता है। जो एक संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, इसमें शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। और ये लिखित संविधान की एक विशेषता होती है। संघीय संविधान में क्या होती है, उसका संविधान लिखित होगा बिल्कुल, और 2 सदनीय व्यवस्था भी होगी उसमें, और संविधान उसमें सर्वोच्च माना जाएगा। ये संघीय व्यवस्था है। संविधान की कठोरता होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, और संविधान में संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन आप संविधान में देखेंगे ना, संविधान में बोले तो देखिए, जब भी आपको ऐसी वर्ड आपको मिले ना कि संविधान में ये शब्द आपका कहीं पे इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो फिर आप पढ़ क्यों रहे हो संघीय संविधान, क्यों पढ़ रहे हो आप, है ना, एक डाउट वाली बात। तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि संविधान में अगर ये लिखा गया है कि इसमें संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसका मतलब ये है कि वो किसी आर्टिकल या अनुच्छेद में नहीं जिक्र है उसका, किसी भी अनुच्छेद में इस संघीय शब्द का जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने बजट आपको पढ़ाया था, तो बजट का जो शब्द है ना वो भारत के संविधान में नहीं है, उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण है, तो ऐसे समझिए। अब जो एकात्मकता वाले होते हैं, जो एकात्मक व्यवस्था होती है ना, उसको देखिए। इसमें एक सशक्त केंद्र होता है, मतलब केंद्र के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। एक ही संविधान होता है तो हमारा एक ही संविधान है। एकल नागरिकता होती है तो हमारी एक नागरिकता है। संविधान का लचीलापन भी होता है, हाँ सर होता है। एकीकृत न्यायपालिका बिल्कुल है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हाँ है। अखिल भारतीय सेवाएं हमारी आईपीएस आईएएस ये आपकी हैं। आपातकालीन प्रावधान भी इसमें दिए गए हैं, तो ये हमारा एकात्मक व्यवस्था बताती है। ये हमारी क्या बताती है, संघात्मक व्यवस्था। और ये सब मिलके हमारा ये क्या कहलाता है, एक संघीय और एकात्मक संविधान हमारा बनता है। ठीक है सर, बिल्कुल आपका। और ये आप देखिए सरकार का संसदीय रूप, जैसे कि हमारी जो सरकार है ना वो संसदीय है। जैसे कि एक होती है संसदीय सरकार, एक होती है अध्यक्षीय सरकार, जो कि अमेरिका में है, ये आपकी ब्रिटेन में है। और ब्रिटेन से ही हमने कट कॉपी पेस्ट कर लिया है इसको। कहाँ हमने सोचा अपना अलग अलग सिस्टम बनाए, हमने इतने दिन इसकी गुलामी की है तो इसका यही पार्ट, तो इसका पार्ट तो कॉपी कर ही लें कम से कम। इसमें क्या होता है, अध्यक्षीय में देखिए विधायिका और कार्यपालिका में शक्तियों का विभाजन होता है। विधायिका और कार्यपालिका क्या होती हैं, इसमें अलग होती हैं, उनकी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, विधायिका और कार्यपालिका का समन्वय होता है। अगर मैं कहूँ तो विधायिका और कार्यपालिका एक ही होती है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये भारत है, ये ब्रिटेन है। भारत क्या है, एक गणतंत्र व्यवस्था है इसमें,
और इसमें निर्वाचित व्यवस्था है। जबकि ब्रिटेन में आपका क्या है, इसमें अभी भी उत्तराधिकारी की व्यवस्था चल रही है। यहाँ पे प्रधानमंत्री तो बनता है, लेकिन राजा जो है ना, वो आज भी आपका क्या है ना, वो आज भी आपका क्या है, वंशानुगत होता है ब्रिटेन में। लेकिन हमारे यहाँ पे राजा जैसी व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है और वो भी इलेक्ट होता है, वो भी इलेक्शन के द्वारा आता है। तो ये हमारी यहाँ की व्यवस्था है। विधायिका है यहाँ पे और कार्यपालिका आपस में समन्वित है। और संसदीय सरकार एक उत्तरदायी गवर्नमेंट होती है, एक रेस्पॉन्सिबल आपकी सरकार होती है, एक आपकी क्या होती है, जिम्मेदार आपकी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी उसकी होती है अपनी। और इसमें मंत्रिमंडलीय सरकार होती है। राज्यों में भी दो सदनीय सरकार होती है, इसमें राज्य के भी दो सदन होते हैं। और वास्तविक और नाम मात्र की शासक इसमें होते हैं। एक तो वास्तविक शासक होते हैं, एक नाम मात्र के होते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री वास्तविक हैं, शक्ति उनके पास, राष्ट्रपति नाम मात्र के। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है। कार्यपालिका का जो भी आपका कार्य रहता है ना, जो भी कार्यपालिका करेगी, उसकी जवाबदेही विधायिका के पास उसको देनी ही पड़ेगी। और विधायिका में जो मंत्रियों की सदस्यता भी होती है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व भी होता है। और निचले निचले सदन का विघटन, जैसे कि लोकसभा और विधानसभा, जैसे इसमें राज्य और आपका क्या है, केंद्र दोनों की बात चल रही है इसमें। तो ये होता है इसमें, ये सारी विशेषताएं हैं। और जो संसदीय संप्रभुता है, देखिए संसदीय संप्रभुता, इसमें हमारी क्या होती है, न्यायिक सर्वोच्चता होती है। न्यायिक हमारी सर्वोच्चता होती है। और न्यायिक सर्वोच्च, देखिए संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में आपका क्या है, समन्वय है। जैसे देखिए यहाँ पे, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। संसदीय जो संप्रभुता है, इसको देखिए, ये ब्रिटेन से हमने इसको क्या है, अडॉप्ट किया है, ब्रिटेन से हमने इसको लिया है, ठीक है सर। और ये जो न्यायिक सर्वोच्चता है, इसको हमने अमेरिका से लिया, क्योंकि अमेरिका में न्याय प्रणाली बहुत सशक्त है। और यहाँ पे क्या है, संसदीय व्यवस्था आपकी बहुत अच्छी है। भारतीय जो संसद की संप्रभुता है, वो ब्रिटेन से थोड़ी अलग है, ब्रिटेन से थोड़ी भिन्न है। क्योंकि ब्रिटेन में क्या है ना, भारत में क्या है, विधि द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया के द्वारा ही सारा कुछ होता है। कुछ भी होगा तो विधि द्वारा प्रक्रिया के स्थापित, अगर विधि के द्वारा कोई प्रक्रिया बनाई गई है, उसी के द्वारा सब कुछ होगा इसमें भारत में। संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो। संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर बोले तो, जो उसकी बेसिक नहीं है। जैसे प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना में बहुत सारी ऐसी चीजें दी गई हैं जिनको आप नहीं बदल सकते हो। जैसे कि सामाजिक न्याय को नहीं बदल सकते हो, आर्थिक न्याय को नहीं बदल सकते हो, स्वतंत्रता जैसी चीजों को खत्म नहीं कर सकते हो। तो ये आपकी क्या है, उससे अलग नहीं हो सकता है। तो भारत का थोड़ा अलग मामला है ब्रिटेन से और संसद के मामले में। और संसद का जो ब्रिटेन का मामला है, वो थोड़ा अलग हो जाता है। कैसे, यहाँ पे न्यायपालिका ऐसे कानून, सभी कानूनों को रद्द कर देगी भारत में जो आपकी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध हो। कभी भी अगर कोई कानून ऐसा बना दिया संसद ने, तो न्यायपालिका उसको खत्म कर देगी, कहेगा ये नहीं चलेगा आपका, हम संविधान के साथ छेड़छाड़ी नहीं करने देंगे आपको। ऐसा हमारी क्या है, आपका क्या है, न्यायपालिका है। अब यहाँ पे देखिए, सर्वोच्च न्यायपालिका ये ब्रिटेन से ली गई है। भारत की जो न्यायपालिका है, वो अमेरिका से थोड़ी कम है, लेकिन ली कहाँ से गई है, वहीं से ली गई है। अमेरिका में एक विधि की विधिवत प्रक्रिया है। अमेरिका में क्या है, विधि की विधिवत प्रक्रिया है, जबकि यहाँ पे क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। इसमें बहुत डिफरेंस होता है। ये वर्ड अपने आप में बड़े कंफ्यूजन वर्ड हैं, आप बस इनको इतना याद रखिए, भारत में जो है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है और अमेरिका में विधि की एक विधिवत या नियत प्रक्रिया है, ऐसे समझ लीजिए। तो इसको, ये हमारा क्या है, ये सारी हमारी विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं संविधान के भाग, संविधान के पार्ट पढ़ते हैं। जो संविधान के पार्ट है ना, किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है, ये सारा हम पढ़ेंगे। देखिए इसको बहुत अच्छे से समझना, यहाँ से बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन बनेंगे, आपके 4-5 नंबर के क्वेश्चन तो आपके यहीं से बनते हैं। ये आपके मैंने क्या लिखा है, पार्ट लिखे हैं, ये मैंने अनुच्छेद लिखे हैं, ये उसके प्रावधान लिखे हैं कि उस में क्या प्रावधान है। देखिए आपका जो संविधान का पार्ट 1 है ना, जो आपका संविधान का पार्ट 1 है ना दोस्तों, उसमें क्या क्या चीज कही गई है उसको देख लेते हैं। क्या क्या उसमें बताया गया है ये देख लेते हैं एक बार। देखिए इसमें क्या है, इसमें आप पार्ट 1 को पढ़ते हैं ना, तो उसमें आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 की जानकारी आपको मिलती है। और इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र की जानकारी दी गई है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र का जिक्र किया है, उसकी सीमाओं के बारे में सारी बातें की गई हैं। दूसरा जो पार्ट है वो आपका, उसमें आर्टिकल 5 से लेके 11 तक की जानकारी है।
और ये आपकी क्या है, नागरिकता के बारे में बात करती है, सिटीजनशिप के बारे में बात करती है। और भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है और ये ब्रिटेन से ली गई है। भाग 3 जो है ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक की बात करता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें दिए गए हैं और ये मौलिक अधिकार की बात करता है, जिसमें 6 मौलिक अधिकार आपके दिए गए हैं। पहले आपके 7 होते थे, अब हमारे 6 हैं और ये यूएसए से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। और ये जो एकल नागरिकता है ये ब्रिटेन से ली गई है। भाग 4 में देखेंगे तो ये 36 से लेके 51 तक का है, जिसमें आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। जो डीपीएसपी हैं वो इसमें दिए गए हैं और ये आयरलैंड से आपके क्या हैं, लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। तो आपको ये समझना चाहिए ये कहाँ से लिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आर्टिकल 1 आपका क्या है, देखिए एक भाग 4 का 4 का भी है, जिसको हम 4 ए भी बोलते हैं। ये क्या है, ये आपका जो है संविधान में संशोधन के थ्रू जोड़ा गया था। उसके साथ एक आर्टिकल भी जोड़ा गया था, आर्टिकल 51 ए, जो आपका क्या है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आपका जोड़ा गया था। कमेटी आई थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे, ये भाग आपका जोड़ा गया। इसमें क्या है, आपके मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया। 11 आपके मौलिक कर्तव्य हैं और ये रूस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से, जिसको पूर्व सोवियत संघ भी कहते थे, उसी से लिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं तो आपको कैसे बताऊं, मैं आपको अगर बताऊं तो क्या बताऊं, पहले जो आपके थे, पहले हमारे मूल जो संविधान था ना, मूल संविधान जो था ना, उसमें हमारे ये मौलिक कर्तव्य नहीं थे, उसमें हमारे 0 आपके मौलिक कर्तव्य थे। 42वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें 10 आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। बाद में आपका एक और संविधान संशोधन होता है, उसके बाद आपका एक और आपका जोड़ा जाता है। तो अब हमारे वर्तमान में 11 आपके क्या है, 11 आपके क्या हैं, आपके क्या हो गए हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि आपके मूल संविधान में कोई भी आपका मौलिक कर्तव्य आपका नहीं दिया था। तो देखो 0 का मतलब क्या है, ये पहले एक भी नहीं थे, बाद में 10 आए। कब? ये आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। बाद में एक और आता है आपका 86वां संविधान संशोधन 2003 में शायद आता है, मुझे कुछ डेट याद नहीं आ रहा है कि 2002 में, मैं आपके आगे आपको बताऊंगा अभी, तब ये जोड़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पे 5वां आपका जो भाग आता है उसमें आपके कौन कौन से आपके अनुच्छेद हैं। जो 5वां आपका भाग है ना, उसमें आपका क्या है, आर्टिकल 52 से लेके 151 तक की जानकारी मिलती है। इसमें क्या है, संघ सरकार के बारे में जानकारी है, पूरा का पूरा संघ सरकार इसमें दी गई है, यूनियन गवर्नमेंट है। आर्टिकल 52 से लेके 78 तक कार्यपालिका चलती है। 79 से 122 तक संसद यानी पार्लियामेंट का जिक्र है इसमें। और 123 में आपको मिलेगा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, जिसको हम अध्यादेश कहते हैं। और जो 124 से 47 तक है उसमें संघ की न्यायपालिका, केंद्र की न्यायपालिका आपको मिलेगी। और 148 से 51 तक भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग आपको मिलेगा। ये आर्टिकल आपको एडजेक्टिव आपके एग्जाम में बनते हैं। और भाग जो 6 है ना दोस्तों, कहाँ गया, भाग जो 6 है ना दोस्तों, ये क्या कहता है, भाग जो 6 है ना वो क्या बताता है उसको आप समझिए। भाग 6 बताता है, ये राज्य सरकार के बारे में जानकारी देता है हमको। राज्य सरकार में 152 से लेके 237 तक जो आर्टिकल हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को आपको क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं। आर्टिकल 52 में केवल जनरल से इंफॉर्मेशन दी गई है, बाकी आपकी 153 से लेके 167 तक कार्यपालिका का आपको जिक्र मिलेगा। और 168 से लेके आप चलेंगे 212 तक तो राज्य का विधानमंडल है। और 213 में आपका राज्य की विधायी शक्तियां यानी कि यहाँ पे राज्यपाल का जो अध्यादेश है वो इसमें जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपका आर्टिकल आपका ये 6 से ही जुड़ा हुआ आपका और भी है, जैसे कि क्या है आपका, ये देखिए आर्टिकल 214 से 232 तक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है। और आर्टिकल आपका 233 से लेके 237 तक आपका क्या है, आपका अधीनस्थ न्यायालय आपको देखने को मिलेगा। ठीक है सर, उसमें आपकी इसकी जानकारी मिलती है। और भाग 7 में आप आ जाइए दोस्तों, भाग 7 में आप आ जाइए। इसमें आर्टिकल 238 आपका दिया गया है एक, जो आपका क्या है हटा दिया गया है। अब 238 आर्टिकल आपको नहीं मिलेगा और ये 7वें संविधान 1956 के तहत हटाया गया था। तो ये आपका जो 7वां भाग है ना, मैं आपसे बोलूं तो 7वां ये जो भाग है ना यही हटा दिया गया। क्या हटा दिया गया है? 7वां जो पार्ट है ना ये आपका खत्म कर दिया गया है। कब? 7वें संविधान 1956 के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया।
अब इसको पढ़िए पार्ट 8 को। इसमें 239 से लेके 242 तक का आपका जानकारी मिलता है और ये संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलता है। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, उनसे संबंधित है। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये आपके पुदुचेरी, ये आपके होते हैं ना, उनसे संबंधित दिल्ली वगैरह ये है। और आपका भाग 9 जो है ना, इसमें 243 से लेके 243 ओ तक आपके आर्टिकल मिलते हैं। 243 से लेके 243 ओ, इसमें पंचायतों के बारे में जानकारी मिलती है। पंचायतों में आप देखेंगे तो ग्राम पंचायत हो गया, ब्लॉक पंचायत हो गया और जिला पंचायत हो गया। ब्लॉक पंचायत को हम क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं। और भाग 9 ए है एक, इसमें आर्टिकल देखिए 243 से लेकर 243 ओ तक ये था। अब यहाँ पे 243 से 243 पी से लेके 243 जेड जी तक, इसमें नगर पालिकाएं दी गई हैं, म्यूनिसपालिटी जो शहरों में होती हैं ना वो। इसमें भी आपकी त्रिस्तरीय नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम होता है। ठीक है सर। उसके बाद एक पार्ट 9 बी है जो आपका यहाँ पे देखिए 9 आपका 243 जेड जी है, यहाँ पे जेड एस से शुरू है और जेड टी तक आपका है, 243 जेड टी तक है। तो ये आपकी क्या है, इसमें सहकारी समितियां दी गई हैं जो कि आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, ये 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा इसको इसमें लाया गया था। ये इससे संबंधित है, सहकारी समितियों से। और भाग आपका जो 10 है उसमें आपका क्या है, 244 से लेके 244 ए है, जिसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बात की गई है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात इसमें की गई है, तो ये आप याद रखना। अब देखिए आर्टिकल जो भाग आपका 11 है ना, उसको पढ़िए। भाग 11 आप पढ़िए, इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। इसमें आर्टिकल 245 से लेके 263 तक की जानकारी मिलती है। इसमें संघ और राज्य में जो संबंध है, संघ और राज्य के बीच में जो संबंध है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, इसके बारे में इसकी जानकारी आपको मिलती है। ठीक है सर। और क्या बोलता हूं मैं, इसमें जो जैसे कि आपका 245 से लेके 255 तक विधायी संबंध है और 245 से लेके यहाँ पे 200 क्या है, वही लिख गया है, 200 आपका 55 से लेके आपका क्या है 263 तक आपका प्रशासनिक प्रबंध है आपका, तो ये आपका दिया गया है। और आपका क्या है, जो भाग आपका क्या बोलता हूँ, जो भाग आपका 12 है ना, उसमें आपका क्या दिया गया है, 264 से लेके 300 तक आपका क्या दिया गया है, वित्त से संबंधित है। संपत्ति है, संविदाएं हैं और बाद हैं, ऐसी चीजें इसमें दी गई हैं। जिसमें आपका क्या है, 264 से लेके 291 तक वित्त यानी फाइनेंस से है। आपका 280 आर्टिकल जो आता है ना, वो इसी के अंतर्गत आता है, इसी में आता है भाग 12 में। और क्या बोलता हूँ, 292 से 293 तक ऋण से संबंधित जो चीजें हैं, ऋण लेना, बारोइंग लेना, ये उससे संबंधित आ जाता है। ठीक है सर। और आपका 200 जो 94 से 300 तक है, इसमें संपत्ति है, संविदाएं, अधिकार हैं, दायित्व हैं, बाध्यताएं हैं, ये आपके आती हैं। प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्ट है, राइट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, ये आपकी आती हैं। 300 में क्या दिया गया है, संपत्ति का अधिकार दिया गया है, जो कि अब एक कानूनी अधिकार आपका बन गया है। प्रॉपर्टी राइट को दिया गया है, जो पहले आपका कहाँ पे था, मौलिक अधिकार में हुआ करता था, अब ये क्या हो गया है, कानूनी अधिकार हो गया है। आर्टिकल 300 ए इसमें आ गया है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, अब यहाँ पे देखिए जो पार्ट आपका 13 है, इसको देखिए। पार्ट 13, इसमें 301 से लेके 307 तक की आपकी जानकारी मिलती है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, भारत के अंतर्गत, भारत में जो है ना, उसके अंतर्गत व्यापार वाणिज्य में समागम की बात की गई है। मतलब पूरे भारत में आपको क्या है, एक तरीके से बहुत अच्छा आपको क्या है, माहौल दिया जाएगा। कोई भी व्यापार करें, कोई भी आप ट्रेड करें, समागम की बात की गई है। और आर्टिकल भाग 14 में आपका क्या है, 308 से लेके 323 की बात की गई। इसमें संघ और राज्यों के अधीन कुछ सेवाएं हैं, जैसे कि आपकी क्या है, आपको दिखाता हूं, आपको बताता हूं कैसे। 308 से 14 तक आपको सर्विसेज सेवाएं आपकी दी गई हैं और 315 से 23 तक आपको लोक सेवाएं, जैसे आप देखेंगे पब्लिक सर्विस में आप देखेंगे यूपीएससी जैसी सर्विसेज आपको इसमें दी जाती हैं, तो ये आपको इसमें आती हैं। 14 में आपका क्या है, इसमें 14 में 323 से लेके 323 बी तक आपके अधिकरण है। ये भी आपके क्या है, ये एक तरीके के अधिकरण जो होते हैं ना, ये एक तरीके के, मैं जो बोलता हूँ, एक तरीके के एक न्यायिक शक्ति ये रखते हैं।
जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं इनके पास एक न्यायिक पावर होती है, एक तरीके से मैं बोलूँ तो। अब यहाँ पे देखिए भाग 15 जो कि आपका निर्वाचन से संबंधित है। 324 से लेके 329 तक, 329 ए तक हमारा क्या दिया गया है, इलेक्शन दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के बारे में जिक्र आपको इसमें मिलेगा। भाग 16 क्या कहता है, 330 से लेके 342 तक की जानकारी देता है, आर्टिकल 330 से 42 तक। इसमें क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष आपके क्या है उपबंध दिए गए हैं, जैसे कि एससी और एसटी हो गए, ओबीसी हो गए, एंग्लो इंडियन की भी बात की गई है, जो ऐसे इंडियन हैं जो अंग्रेज हैं और इंडियन भी हैं, तो उनकी बात की गई है। 17 आपका क्या कहता है, इसमें 343 से लेके 351 की बात की गई है। इसमें राजभाषा की बात की गई है, राजभाषा ऑफिशियल जो लैंग्वेज होती है उसकी बात की गई है। और बताया गया है 343 से 44 तक संघ की भाषा के बारे में बात की गई है। 345 से लेके आपका 347 तक प्रादेशिक भाषाओं की बात की गई है। और आपका क्या है 348 से लेके 349 तक सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, 348 से 349 तक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है उसकी बात की गई है। और आर्टिकल 350 से 51 तक कुछ विशेष आपके उपबंध हैं, कुछ विशेष आपके डायरेक्टिव्स हैं, उनकी बात की गई है। और फिर आ गया आपका भाग 18, इसमें 352 से 60 तक आपातकालीन इमरजेंसी आपको प्रोविजंस दिए गए हैं। भाग 19 में आपको 361 से लेकर 67 तक इसमें प्रकीर्णन यानी मिसलेनियस आपके कुछ दिए गए हैं, कुछ विविधताएं इसमें आपकी ऐड की गई हैं। और 20 में आपका 368 है जो कि आपका संविधान संशोधन की बात करता है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। उसके बाद आपके क्या है, दो आपके और हैं, जैसे कि आपका 21, ये आपका 369 से 392 तक है। इसमें अस्थायी, परिवर्ती और विशेष उपबंध की बात की गई है। और जो 22वां है इसमें 393 से आपका 395, इनमें संक्षिप्त नाम दिया गया है। इनमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन, ये सारी बातें की गई हैं। देखिए 392 क्या है, आप इसको समझिए। 392 क्या है, राष्ट्रपति को कठिनाई दूर करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को इसमें क्या है, कोई कठिनाई दूर करने का अधिकार इसमें दिया गया है। और आप क्या देखेंगे इसमें, अनुच्छेद 394 संविधान लागू होने की तिथि जो आपको मिलती है ना, वो कहाँ पे आपको जिक्र है, 394 अनुच्छेद में आपको क्या है ये दिए गए संविधान कब लागू हुआ, ये किस आर्टिकल में, तो 394 में आपको मिलेगा, 26 जनवरी 1950 आपको यहाँ पे मिलेगा। और राष्ट्रपति के सामने कोई कठिनाई आती है तो वो दूर करने का अधिकार क्या है आपका, 392 में, कोई मतलब कानूनी कोई कठिनाई आ जाए उसको दूर करने की बात कर रहे हैं। देखिए ये आपको मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया है, इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं। अब ये देखिए संविधान की अनुसूचियां, मैंने अनुच्छेद आपको पढ़ा दिए, भाग आपको पढ़ा दिए। अब यहाँ पे क्या देख लीजिए, अनुसूचियों को देख लीजिए। पहले हमारी अनुसूचियां कितनी थी दोस्तों, 8 थी। अब हमारी अनुसूचियां कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं। हाँ सर हो गई हैं। देखिए संविधान जब लागू हुआ तो 26 नवंबर 1949 को 8 अनुसूची थी, फिर 4 अनुसूची जोड़ दी गई बाद में, अब हो गई है हमारी 12। ठीक है सर। प्रथम अनुसूची जो आई है ना, उसमें क्या था, प्रथम अनुसूची में देखिए था क्या, प्रथम अनुसूची में आपको क्या मिलेगा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का उल्लेख मिलेगा कि हमारे कितने राज्य हैं, कितने हमारे यूनियन टेरिटरी हैं, ये आपको नाम मिलेगा। पहले हमारे कितने थे, पहले क्या, अब हमारे कितने 28 राज्य हैं और हमारे 8 आपके केंद्र प्रशासित, सात मतलब केंद्र शासित आपके क्या है राज्य हैं। तो ये इसमें जानकारी मिलती है। और जैसे ही कुछ भी इनमें अमेंडमेंट होता है ना, राज्यों में कुछ भी इधर उधर काटापीटी होती है, तो ये सूची अपने आप अपडेट कर दी जाती है। ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है, कर दी जाती है। और ये दूसरी अनुसूची आपकी कहाँ पे, दूसरी अनुसूची में आपको क्या दिया गया है, दूसरी अनुसूची में आपको क्या दिया गया है, वेतन और भत्ते इसमें दिए गए हैं। इसमें राष्ट्रपति क्या बोलता हूं, इसमें ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके क्या है, वेतन और भत्ते आपको क्या है दिए गए हैं, ये सारे आपको दिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल के आपके क्या हैं, ये आपके लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा राज्यसभा सभापति और उपसभापति, राज्य विधान परिषद जो विधानसभाएं होती हैं उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और राज्य विधान परिषद के सभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये सारे इसमें क्या है दिए गए हैं। ये आपकी सबकी क्या दी गई हैं, पेंशन और वेतन भत्ते इसमें क्या है इंक्लूड आपके हैं।
तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो तीसरी आपकी अनुसूची है ना, जो आपकी तीसरी अनुसूची है ना, उसमें आपका क्या दिया गया है? इसमें क्या है, शपथ और प्रतिज्ञान आपका दिया गया है। शपथ और प्रतिज्ञान आपका दिया गया है, इन लोगों का शपथ दिया गया है। और मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा इसमें डाउट है कि ये जो आपका राष्ट्रपति की शपथ और राज्यपाल की शपथ, मुझे थोड़ा डाउट है। फिलहाल ये इसमें शपथ की बात की गई है इन सभी लोगों की, मेरे ख्याल से जहाँ तक है। अगर इसमें कुछ अपडेट है तो मैं अपडेट देख लूंगा इसमें कुछ भी है। लेकिन आपके जैसे संघ के मंत्री हैं, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा, इन सभी की जो शपथ लेते हैं ना, वो इसमें आपकी दी गई है। किसमें? तीसरी अनुसूची में आपका दिया गया है। चाहे वो आपका राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हों, चाहे वो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति हों, चाहे आपके राज्यसभा के सभापति उपसभापति हों, सर्वोच्च न्यायालय के आपके न्यायाधीश हों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों और भारत के नियंत्रक और महालेखा हों, तो इनकी क्या दी गई है इसमें? जो ये शपथ लेते हैं, जो अपने पद को ग्रहण करते टाइम, वो है इसमें। चौथी अनुसूची में देखिए, केंद्र शासित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जो फोर्थ आपका शेड्यूल है ना, उसमें क्या दिया गया है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। ठीक है। पांचवी अनुसूची जो है ना, ये किससे संबंधित है? ये अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जातियों से संबंधित है। जो कुछ अनुसूचित जो आपके क्या है, शेड्यूल आपके एरियाज हैं और जो अनुसूचित जातियां हैं उनसे संबंधित हैं, उनके प्रशासन और उनके नियंत्रण से जुड़े उपबंध इसमें आपके क्या है, दिए गए हैं। अब आप देखिए छठी अनुसूची, इसमें आपका क्या दिया गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में कुछ बताया गया है, कुछ उपबंध दिए गए हैं। तो ये है इसमें। और जो आपकी क्या बोलता हूँ, सातवीं आपकी जो क्या बोलता हूँ अनुसूची है, इसमें देखिए, इसमें आपकी जो सूचियां दी गई हैं आपकी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पहले देखिए जो संघ सूची थी ना, ये देखिए सूची, संघ सूची में पहले आपके मूल विषय आपके 97 थे। अब आपके वर्तमान में आपके कितने हैं? इतने हैं। और जो राज्य सूची है इसमें आपके कितने हैं? 61 विषय थे और अब कितने हो गए हैं? आपके 66 हो गए हैं। और इसमें कितने थे? पहले आपके 47 विषय थे, इसमें आपके कितने हो गए हैं? 52 विषय हो गए हैं। तो ये आपको यहाँ पे देखना होगा। इसके भी बढ़ा दिए, इसमें क्या है देखिए, सबके क्या है, बढ़ा दिए गए हैं। और राज्यों की थोड़ी शक्ति इसमें कम कर दी गई, इसके विषय केंद्र को दे दिए गए। मतलब क्या हो गया? मतलब राज्यों की शक्ति कम नहीं की गई है, बढ़ा दी गई है इसमें। देखिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग, शक्तियों का इसमें क्या किया गया है? सातवीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों क्या है, विभाजन किया गया है। आप लोग ये विषय देखना, क्या इसमें थोड़ा डाउट तो नहीं है? मुझे कुछ लग रहा है, लेकिन मैंने शायद इसमें संशोधन तो किया था। आप लोग एक बार देखना ये सही लिखे हैं, मैं एक बार इसको फिर से रीचेक कर लूंगा ये सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, मैं एक बार देख लूंगा इसमें। और इसमें ये भी बताया गया जो अवशिष्ट सूची है, जैसे कि आपकी सॉफ्टवेयर से है, हार्डवेयर से संबंधित है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ये इसके लिए एक एक्ट आया था, आईटी एक्ट आपका 2000, ये आपके केंद्र के पास रहेंगी। तो ये आपकी क्या है, संघ सूची में आपकी क्या है, शामिल रहेंगी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे ये आपका सही है, मैंने एक देखा है तो ये सही है, आप लोग एक बार देख लेना, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। अब यहाँ पे आइए, ये जो आपके विषय दिए गए हैं संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची में, ये विषय कौन कौन से, इनको पढ़ लीजिए। देखिए इसमें जो विषय दिए गए हैं, जैसे कि संघ सूची के पास वो विषय हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि रक्षा का, विदेश मामला है, रेलवे का है, परमाणु विभाग है, अंतरिक्ष है, मुद्रा जैसे आरबीआई से संबंधित, बीमा सेक्टर है, बैंक है, संचार कम्युनिकेशन, रेल परिवहन, जल परिवहन, और आपका क्या है, लाइट हाउस से संबंधित है, मतलब बिजली जो आपका होता है उससे संबंधित भी है। और आपको मैं बताता हूँ, स्टॉक मार्केट है, इनकम टैक्स है, हवाई परिवहन, सीमा शुल्क जो होते हैं ना, व्यापार आपका जो होता है टैक्स, कच्चा तेल क्षेत्र, ये सारे आपके क्या हैं, इसमें आते हैं। अब जो राज्य के विषय हैं, जैसे कृषि, जल संसाधन का, पुलिस व्यवस्था आपकी, जैसे स्टेट पुलिस होती है, यूपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, कृषि पर आपका ये क्या है, कर जो लगाया जाता है वो आपका राज्य का आपका एक विषय, मछली से संबंधित, जो मछली पालन है उससे संबंधित, टोल टैक्स जो होता है अलग अलग अपने राज्य अलग तरीके से करते हैं, विज्ञापन, स्थानीय शासन, ये राज्यों का ही आपका विषय है, जैसे कि न्याय पंचायत और नगर पालिका, राज्यों में जो तीर्थ स्थल है उन पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो आपका कौन बनाएगा, राज्य आपका बना सकता है। इन विषयों पे कानून राज्य बनाएगा, इन विषयों पे केंद्र बनाएगा। और जो ये विषय हैं,
जैसे कि ये विषय आपके हो गए, और इस पर जो आपके होते हैं ना, इस पे आपके क्या है, समवर्ती सूची पे आपका दोनों ही लोग कानून बना सकते हैं, राज्य भी और केंद्र भी। जैसे शिक्षा के मामले में केंद्र भी बनाएगा और आपका राज्य भी, लेकिन प्रभावी किसका रहेगा, केंद्र का। वन है, वन जीव है, बिजली और आपका क्या है, बंदरगाह, इस पे दोनों ही बना सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण पे आपका सरकार दोनों ही बना सकती है। किताब हैं, अखबार हैं, पुरातात्विक जो इमारतें हैं उन पे, अंतर्देशीय परिवहन जो देश के अंदर में देश के अंतर्गत मतलब देश में ही आपका परिवहन होगा ना, वो आपका शादी, तलाक, उत्तराधिकार से संबंधित आपके ये कानून दोनों ही आपके बना सकते हैं। आईपीसी जो 1860 में आया था, भारतीय दंड न्याय संहिता, इस पर भी कानून राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। दिवालियापन संबंधी कानून, ये आपके विषय क्या है, समवर्ती सूची के हैं, ये राज्य सूची के हैं, ये केंद्र सूची के हैं। इनसे क्वेश्चन बनता है कि कौन विषय किससे है, तो ये आपको पता होने चाहिए। अब ये 8वीं अनुसूची पे आप लोग आइएगा। 8वीं अनुसूची पे आइए। 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 8वीं अनुसूची में आपकी क्या है, भाषाएं दी गई हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है, आपकी भाषाएं हैं। पहले हमारी भाषाएं 14 थी 8वीं अनुसूची में, अब हमारी 22 भाषाएं हो गई हैं, तो इनका जिक्र आपका मिलता है। और जो मूल भाषाएं हैं वो आपकी 14 हैं। जो मूल आपकी भाषाएं 14 थी, बाद में संविधान में संशोधन किए गए अलग अलग, और उनके द्वारा इनको जोड़ दिया गया। देखिए, ये पहले हमारी भाषाएं थी, जैसे कि असमिया थी, बांग्ला थी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, मराठी, मलयालम, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, उड़िया, ये आपकी थी। और इसके बाद एक संविधान संशोधन होता है। इसमें 8 अनुसूचियां मतलब 8 भाषाएं और जोड़ी जाती हैं। इस मतलब इस सूची में 8 आपकी भाषाएं जोड़ी जाती हैं। जैसे कि 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में, भाषा जोड़ी जाती है सिंधी, 15वीं भाषा हो जाती है हमारी। फिर एक 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, और इसमें हमारी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये भाषाएं जोड़ी जाती हैं। नेपाली बोले तो 16वीं हो जाती है, मणिपुरी 17वीं, कोंकणी 18वीं, ये होती हैं। और ये इसकी एक ट्रिक है, नमक। 71वां संविधान संशोधन 1992, नमक को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको क्या है, ये नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी आपको याद हो जाएगी। ठीक है सर, और भी बताइए। एक आपका 92वां संविधान संशोधन होता है। आप अगर आप देखें कैसे याद करें, इस 71 में अगर आप 71 और 21 को जोड़ें तो आपके ये 92 हो जाएंगे। हाँ सर, हो जाएंगे, हो तो गए आपके 92। तो ये 92 आपका क्या हो गया, आपका संविधान संशोधन हो गया। ये आप यहाँ से पकड़ लीजिए, यहाँ पे 92 क्या है, डेट है, यहाँ पे 92वां संविधान संशोधन है, और ये आपका 2003 में हुआ है। ठीक है सर। और इसमें जो आपकी जोड़ी गई है मैथिली, संताली, बोडो, डोंगरी, ये आपकी भाषाएं जोड़ी गई हैं। जैसे इसको ट्रिक मैंने बनाया है, एमएस एमएस बोलता हूँ महेंद्र सिंह, एमएस से बोलता हूँ महेंद्र सिंह, और बीडी से आपका क्या हो जाता है, बीडी से आपको क्या है, आपको मैं बता नहीं सकता इसका क्या हो सकता है, लेकिन एमएस बीडी हो जाता है, एमएस बीडी इसका हो जाता है। तो महेंद्र सिंह बीडी, बल्लेबाज धोनी आप कह सकते हैं, महेंद्र सिंह बल्लेबाज धोनी आप कह सकते हैं। इससे आप ये ट्रिक बन सकती है, कैसे भी आप उसको समझ लीजिए, ऐसे समझिए। तो ये आपकी हो जाती है 8वीं अनुसूची में, ये भाषाएं आपकी मिलती हैं। अब नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये देख लीजिए। जो नवीं अनुसूची है, ये कब जोड़ी गई थी, जब हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ। पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में। नवीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें भूमि सुधार, ये इसमें इसका मेन विषय आपका रहा था। जब हम संविधान संशोधन पढ़ाएंगे तो उसमें ये भी बताएंगे कि 1951 में कौन कौन से चीजें आपकी जोड़ी गई थी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो आपकी 10वीं अनुसूची है ना, उसको देखिए। 52वां संविधान संशोधन इसमें किया गया और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब? 1985 में। दल बदल विरोधी कानून इसमें जोड़ा गया। दल बदल कानून से संबंधित आपकी क्या है, 10वीं अनुसूची है। ठीक है। 11वीं अनुसूची 1973वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया, और इसके 29 विषय बताए गए। 243 जो आर्टिकल है ना, उसका जी है ना, उसमें आपके ये 29 विषय आपके दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 में नगर पंचायत, इसमें आपके 29, इसमें आपके 18 विषय बताए गए हैं, जो कि आपका क्या है, 243 के डब्ल्यू में आपके 18 आपके कार्य दिए गए, 18 वर्ग आपके दिए गए हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, अनुसूचियां। अब हम क्या देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं संविधान के स्रोत। एक वीडियो में हम बहुत सारा कुछ पढ़ ले रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ ले रहे हैं। ये एक रिवीजन है,
ये एक रिवीजन है, मैं आप में इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ रिवीजन है। आपका भारतीय संविधान संशोधन, भारत का जो संविधान है ना, भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उनको समझिए। 1935 का जो अधिनियम है, अलग अलग देशों से इसमें लिए गए हैं। तो देखिए जो 1935 का आपका अधिनियम है, कुछ तो आपके प्रावधान वहीं से उठा लिए गए हैं, जैसे कि संघीय तंत्र आपका वहीं से लिया गया है, फेडरल सिस्टम। राज्यपाल का पद आपका वहीं से लिया गया है, ऑफिस ऑफ गवर्नर। न्यायपालिका का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। लोक सेवा आयोग आपका लिया गया है। शक्तियों के वितरण की जो तीनों सूचियां हैं ना, वो 1935 से ही संबंधित हैं। और जो प्रशासनिक विवरण है वो भी आपका यहीं से लिया गया है। इतनी सारी चीजें आपने कहाँ से उठा ली हैं? 1935 से उठा ली हैं, सीधे सीधे मैं बोलूं। और मैं सीधे सीधे बोलूं तो हमारा जो संविधान है वो 1935 का एक तरीके से कट कॉपी पेस्ट ही है, ठीक है। और जो ब्रिटेन से ली गई है, बहुत सी सारी ब्रिटेन से, जैसे कि संसदीय आपका जो क्या बोलता हूँ व्यवस्था है ना, जो ब्रिटेन से ली गई है। जैसे कि इसका जन्म ही ब्रिटेन में हुआ, कहीं कहीं पे मिलता है कि इसका जन्म नीदरलैंड में हुआ था, लेकिन नहीं, संसदीय व्यवस्था का जन्म ब्रिटेन में ही हुआ है। द्विसदनीय व्यवस्था यहीं से ली गई है। संसद का विशेषाधिकार यहीं से। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता और हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति होगा भारत का, वो यहीं से लिया गया है। हेड ऑफ गवर्नमेंट आपका प्रधानमंत्री होगा, वो आपका कहाँ से लिया गया? यहीं से लिया गया है। जो महान्यायवादी होता है ना, उसका पद यहीं से लिया गया है, जो आर्टिकल आपका 76 में मिलेगा, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी आपका यहीं से लिया गया है। तो इतने सारे आपके यहाँ से लिए गए हैं। और अमेरिका के संविधान से देखिए क्या लिया गया है। मौलिक अधिकार, प्रस्तावना का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया कैसे जाएगा, वो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता भी यहीं से ली गई है। न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता, ये भी यहीं से ली गई है। मतलब जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म यहीं से लिया गया है। और जुडिशियल आपका जो सुप्रीमेसी है वो भी यहीं से ली गई है। तो ये सारी चीजें आपकी अमेरिका से ली गई हैं। अब देखिए कनाडा से क्या लिया गया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब केंद्र के पास सारी पावर होगी और संघीय व्यवस्था भी होगी, मतलब राज्यों को भी पावर मिलेगी और केंद्र को भी पावर मिलेगी। ये सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कहलाती है। अब शीर्ष शक्तियां केंद्र में होंगी, ये भी बात यहीं से मिलती है, कनाडा से, कनाडा से ली गई है। और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी आपको कहां से मिलेगी? कनाडा से। अब मैं आपको कैसे याद करना है, देखिए कनाडा है, कनाडा में सारी चीजें केंद्र से संबंधित है। देखिए एक सशक्त केंद्र और अपशिष्ट शक्तियां केंद्र में, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, समझ गए हैं ना? समझ गए होंगे। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी वो लिए गए हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, जो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा सदस्य, वो कॉन्सेप्ट आपका लिया गया है आयरलैंड से। और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन प्रोसेस है, वो आपका यहीं से लिया गया है, ठीक है। और देखिए दक्षिण अफ्रीका का संविधान, यहां से क्या क्या लिया गया है। संविधान में जो संशोधन है ना, जो हम संविधान में अमेंडमेंट करते हैं, वो प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, अभी हमने एक चीज बताई थी, राज्यसभा में सदस्यों का, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। लेकिन राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका से। दोनों ही बातें अलग अलग हैं। देखिए क्या है दोनों ही बातें, यहाँ पे मनोनीत किया गया है राज्यसभा में, यहाँ पे राज्यसभा में निर्वाचन उनका हुआ है, इलेक्शन के थ्रू आए हैं। तो ये दक्षिण अफ्रीका से इलेक्शन कराया है और निर्वाचित मनोनीत कहां से कर लिया गया है? आयरलैंड से। तो ये आपको पता होना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे जर्मनी के संविधान से आपातकालीन जो उपबंध है ना, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन, आपातकाल जब लगता है ना तो मौलिक अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। हालांकि सभी नहीं खत्म होते हैं, लेकिन बहुत से खत्म हो जाते हैं। तो ये आपका वहां से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक ढांचा लिया गया है, जैसे कि हमारे यहाँ पे गणतंत्रात्मक ढांचा है। तो वो संविधान वो कहाँ से लिया गया है? वो आपका फ्रांस से लिया गया है। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, इलेक्शन के थ्रू ही आपका क्या होगा, आपका क्या है जो आपका वो बनेगा, क्या बोलता हूँ, कोई भी पीएम आपका इलेक्शन के थ्रू ही बनेगा। गणतंत्रात्मक हमारा ढांचा है। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो विचार है,
वो आपका फ्रांस से ही लिया गया है। क्या है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये फ्रांस से लिए गए हैं। 11वां जो आपका क्या है, आपका यहाँ पे 11वां बता दिया। यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा। अभी हमने एक चीज और देखी थी, यहाँ पे देखिए हमने प्रस्तावना का विचार आपका कहाँ से लिया था, अमेरिका से, लेकिन जो प्रस्तावना की हमने भाषा ली है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो ये आप दोनों ही बातें याद रखना, विचार अमेरिका से, भाषा ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। समवर्ती सूची जो हमने पढ़ी थी 7वीं अनुसूची में, वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। और वैसे वो तीनों सूची कहाँ से ली गई हैं, वो आपकी 1935 के संविधान से ली गई हैं। 1935 का जो अधिनियम था उससे ली गई हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो संसद होता है ना, उसकी जो कलेक्ट बैठक होती है, जो संयुक्त बैठक होती है ना, वो आपकी यहीं से ली गई है। व्यापार वाणिज्य की जो समागम की स्वतंत्रता है ना, वो भी आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और आप 10वां देखिए, रूस। रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य हमने रूस से पकड़ के उठा लिया है। और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो न्याय है ना, वो भी हमने यहीं से लिया है। क्या है? सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो हमारा क्या है, जस्टिस है, वो हमने यहीं से लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जापान से हमने क्या लिया है, जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, हमने जापान से कट कॉपी पेस्ट कर ली है। तो इतने हमारे क्या हैं, इतने प्रावधान हमने लिए हैं, कहाँ से, अलग अलग देशों से। अब ये हमारी क्या है, अगले उसमें आती है हमारी प्रस्तावना। तो इसको भी हम पढ़ ही लेते हैं, वैसे इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें, क्योंकि कल हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम ये पढ़ लेंगे। तो अब इसमें देखिए हम प्रस्तावना को पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो लगने दो। प्रस्तावना में देखिए क्या क्या हमको पढ़ना है। प्रस्तावना में, प्रस्तावना में हम देखते हैं, देखिए प्रस्तावना की जो भाषा है, देखिए ये बहुत प्रस्तावना अपने आप में संविधान का एक परिचय है। प्रस्तावना संविधान की एक एक चेहरा है, एक इमेज है, एक आत्मा है, ऐसे समझिए। ये क्या है, इसकी जो भाषा है ना, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई, अभी हमने बात की। विचार अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना सबसे पहले अमेरिका में देखी गई थी। और जो हमारा मूल संविधान है ना, 26 नवंबर 1949, उसमें जो प्रस्तावना का जो है ना, पहले उसमें क्या था, हिंदी में उसको हम क्या कहते थे कि प्रस्तावना हमारी 1949 में ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने उद्देशिका को देखा था ना, तो वो उद्देशिका जो थी वही हमारी प्रस्तावना बनी थी। अब देखिए यहाँ पे इसका कोई आर्टिकल नहीं है, पहले हिंदी में इसको उद्देशिका कहते हैं और अंग्रेजी में इसको प्रियम्बल कहा गया है, ठीक है, प्रस्तावना को, ठीक है। और उद्देशिका जो है ना, देखिए यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। उद्देशिका जो है, ये उद्देशिका जो है ना, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, और वही आपकी उद्देशिका थी। इसको स्वीकृति मिली 22 जनवरी 1947 को, ठीक है सर। प्रस्तावना ये भूमिका की तरह होती है। ये क्या होती है, भूमिका की तरह। जैसे हम कोई भी पाठ पढ़ते हैं ना, कोई भी हम क्या पढ़ते हैं, कोई भी आप किताब पढ़िए, तो आपको पहले 2-1 पेज आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें उस पूरे पाठ में, पूरी किताब में क्या लिखा है, वो आपको इसमें डिस्क्राइब रहता है। तो ये उसी की तरह काम करती है, विषय वस्तु को बतलाती है, इसमें क्या क्या विषय वस्तु है, उसी को ये अभिव्यक्त करती है। उससे आपको आइडिया हो जाता है कि हमको क्या पढ़ना है। ऐसा ही हमारी प्रस्तावना है कि इसमें हमको पूरे संविधान में क्या हमको पढ़ना है। और इसमें जो प्रस्तावना से संबंधित कुछ कोटेशन है, उनको आप देख लीजिए। क्या है, कोटेशन है, कुछ स्टेटमेंट हैं। देखिए, प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा गया है, ये के.एम. मुंशी के द्वारा बोला गया था। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था, ये ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। और और क्या कहा था, संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, ऐसा सुभाष कश्यप ने बोला था। ये स्टेटमेंट भी आपको पता होने चाहिए। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र ये एन.ए. पालकीवाला ने कहा था। तो ये कुछ स्टेटमेंट है, इनको आप याद रखिएगा, बहुत अच्छे स्टेटमेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या क्या चीजें इसमें दी गई हैं। देखिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो है क्या, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, क्या लिखा है उसमें, हम भारत के लोग, क्या लिखा है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, कौन से न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता करने के लिए, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इकाई को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब क्या कहा गया है, इसमें किन किन चीजों की बात की गई है। एक तो इसमें ये सारे फैक्ट आपके लिखे हैं। क्या लिखे गए हैं? आपकी संप्रभुता की बात की गई है, समाजवादी की, धर्मनिरपेक्ष की, लोकतंत्र की, गणराज्य की, और हमारे न्यायों की बात की गई है, जैसे कि सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना, इनकी स्वतंत्रता, और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। हम अभी सभी चीजें देखेंगे क्या क्या की चीज इसमें दी गई है, और इनकी बात की गई कि ये सारी चीज हम क्या करेंगे, इस दिन को हमने क्या है, इसको अपना लिया है, ये हमने कहा है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको अच्छे से समझने के लिए प्रस्तावना के तत्व, इसमें क्या है, संविधान के स्वरूप को वर्णित किया गया है, संविधान की शक्ति का स्रोत बताया गया है, आदर्श और उद्देश्य क्या है, लागू होने की तिथि क्या है, ये बताया गया है। देखिए इसको समझिए, इतना आपने समझ लिया, पूरी संविधान प्रस्तावना आपकी क्लियर। इसमें जो हमारा स्वरूप है क्या है, देखिए यहाँ पे 3 यस हैं और 2 आपके क्या है, एक डी है, एक आर है। क्या है? सोवरेन, सोवरेन का मतलब संप्रभुता, ये 5 शब्द आपको मिलेंगे, सोवरेन, सोशलिस्ट, और आपका क्या है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और ये इसी ऑर्डर में आपको याद करने हैं, इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में आपको याद करने हैं। संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इस तरह से आपको याद करना है। ये हमारे संविधान का स्वरूप है। हमारा संविधान के स्वरूप क्या है, संप्रभुता संपन्न है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणराज्य है। ठीक है, और ये जो 2 वर्ड है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, जिसको धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, वो आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है सर, और इसमें और भी चीजें जोड़ी गई हैं। और संविधान की शक्ति का स्रोत बताया है भारत की जनता को, क्योंकि पहला ही वर्ड क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हम भारत के लोग, यानी कि भारत की जनता, इसमें ये बात की गई है। तो शक्ति का स्रोत कौन है? भारत की जनता। कभी भी आपसे पूछा जाए, भारत को, भारत के संविधान को जो पावर मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो वो आपकी क्या है, भारत की जनता से मिलती है। ठीक है, आप उससे मत बता देना न्यायपालिका से मिलती है, ये कहाँ से मिलती है, भारत की जनता से। इसके आदर्श और उद्देश्य क्या है? हमारे आदर्श और उद्देश्य क्या है? हमको न्याय स्थापित करना है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्याय हमारे हैं, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और ये इसी ऑर्डर में याद रखना है। इसका मतलब ये है कि सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो न्याय है वो सामाजिक न्याय को स्थापित करना है, समाज में समानता को लाना है, फिर आर्थिक, समाज में आर्थिक समानता, फिर समाज में राजनीतिक समानता। ये हमारी क्या है, क्या है, ये न्याय है हमारे। और स्वतंत्रता हमारी क्या है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना, ये हमारी क्या है, अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता है। और हमारी समानता हमने 2 प्रकार की इसमें हमने क्या दी गई है, समानता। एक तो प्रतिष्ठा की, प्रतिष्ठा की, स्टेटस की, और अवसर की, अपॉर्चुनिटी की। 2 ही आपकी क्या है इसमें समानताएं आपको मिलेंगी। और व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है इसमें, एकता और अखंडता की भी बात इसमें की गई है। ये जो एकता और अखंडता है, ये आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। इस प्रकार अगर देखें तो ये दोनों शब्द और ये शब्द, यानी ये 3 शब्द आपके जोड़े गए हैं हमारे इसमें, क्या है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये हमारे 3 शब्द आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। और ये लागू होने की तिथि क्या है इसकी, 26 नवंबर 1949। इसमें एक और आता है, मिति, मार्ग, शीर्ष, शुक्ल सप्तमी, विक्रम संवत 2006। ये मुझे नहीं समझ में आता है कभी, मुझे यही पता है 26 नवंबर 1949, बस ये मुझे समझ आता है। अब देखिए इसमें, देखिए जो आपकी स्वतंत्रता है उसको देखिए, स्वतंत्रता को समझिए, संप्रभुता को समझिए। संप्रभुता क्या होती है उसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, संप्रभुता आपकी क्या होती है, संप्रभुता क्या होती है, निर्णय, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता आपकी क्या कहलाती है, संप्रभुता कहलाती है। कोई भी देश अपने अगर निर्णय आप ले लेता है तो वो उसकी क्या कहलाती है, संप्रभुता। सरकार यानी कि जनता द्वारा निर्वाचित एक सरकार होती है। सरकार क्या होती है, जनता द्वारा निर्वाचित होती है, और समस्त निर्णय लेने की क्षमता होती है उसमें, जो संवैधानिक भी हो। ऐसा नहीं ऐसे निर्णय ले लिए जो संवैधानिक नहीं है। कोई बाहरी या आंतरिक दबाव ना हो भारत पे,
कोई भी ऐसा ना हो, बाध्य ना हो। शासन संबंधी स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता हो, शासन के लिए जो भी निर्णय लेने हैं वो हमको स्वतंत्रता पूर्वक लेने हैं, ये आपकी क्या कहलाती है, सॉवरेनिटी कहलाती है। और सोशलिस्ट आपका क्या होती है, समाजवादी, उत्पादन और वितरण के साधनों पर जनता का समान अधिकार हो, मतलब सभी को समान अधिकार मिले, ऐसा ये कहा जाता है। उत्पादन और जो वितरण होता है ना, उस पे सभी का समान अधिकार हो जनता का। मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। और भारत में समाजवाद का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद से होता है। आर्थिक समानता की भी बात करता है ये, आर्थिक समानता की, जैसे कि आय के मध्य असमानता को दूर करना, जीवन स्तर की असमानता को दूर करना, तो ये सारी चीजें आपकी समाजवादी उसमें आ जाती हैं व्यवस्था में। अब यहाँ पे देखिए और दो तीन शब्द हैं, जैसे कि आपके ये वाले वर्ड, जैसे कि सेकुलर आपका शब्द आता है, पंथ निरपेक्ष आपका शब्द आता है, धर्मनिरपेक्ष, जो आपका 42वें संविधान इसके तहत जोड़ा गया था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। द स्टेट ऑफ इंडिया हैज नो रिलीजन। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है, ऐसा कहा गया है, ऐसा है। और भारत सभी धर्मों की उन्नति में योगदान भी करेगा, लेकिन किसी भी धर्म की आस्था को नहीं रखेगा, किसी भी धर्म को अपनाएगा नहीं, लेकिन सबके लिए क्या करेगा, उनके उनके बड़प्पन के लिए, उनके उनके उन्नति के लिए काम करेगा, लेकिन किसी भी धर्म को वो क्या है, एक वो नहीं करेगा कि ये हमारा धर्म है, ऐसा नहीं कहा जाएगा इसमें। और डेमोक्रेटिक, जो डेमोक्रेटिक इसमें एक है शब्द लोकतांत्रिक, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, वो डेमोक्रेटिक के अंतर्गत आता है। रूल ऑफ लॉ ये है कि हमारे यहाँ पे जो विधि शासन प्रणाली होगी ना, वो कैसे होगी, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, तो इनके द्वारा हमारा क्या है, शासन क्या है चलेगा। इसमें तीन हमारे क्या है, शासन के आपके क्या है, प्रशासन के तीन हमारे तंत्र हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन्हीं के तहत आपका रूल ये विधि के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या दिया खाया जाएगा, डेमोक्रेटिक में क्या है, जैसे किसी भी व्यक्ति विशेष को ना, किसी भी व्यक्ति विशेष को आपको क्या है, उसमें क्या है, ऊंचा नहीं किया जाएगा, उसको व्यक्ति विशेष को क्या है, नीचा दिखाया जाएगा। और लोगों की शक्ति को, मतलब यहाँ पे क्या है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं होगी, किसी एक व्यक्ति को शासन नहीं दिया जाएगा, किसी एक व्यक्ति को बहुत ऊंचा नहीं माना जाएगा। इसमें क्या है, विधि का शासन रहेगा। अगर कानून के हिसाब से आप क्या है, आप अगर क्राइम करते हैं तो कानून आपके लिए भी समान है और दूसरों के लिए भी समान है। तो इसमें लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया है, लोगों के कल्याण की बात की गई है, ना कि किसी एक व्यक्ति के कल्याण की बात की गई है, ठीक है। और ये रिपब्लिक, ये गणराज्य है, जैसे कि हेड ऑफ स्टेट इसमें कौन होता है, आपका राष्ट्रपति होता है। और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होती है, शासन का अध्यक्ष, वो प्रधानमंत्री होता है। और ये दोनों ही आपके क्या है, निर्वाचित होते हैं, वंशानुगत नहीं होते हैं। तो ये आपको समझ आया होगा, ये आपका इन शब्दों का मतलब था। अब देखिए, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। दो स्लाइडें आपकी शायद बची हुई हैं, एक ये स्लाइड हो गई, एक आपकी ये है, नहीं ये एक ही आपका, इसके बाद तो ये आ जाएगा, एक ही स्लाइड आपकी बची हुई है, इसको समझ लीजिए बस। बेरूबारी संघ, बेरूबारी बनाम भारत संघ, एक केस आया था बेरूबारी और भारत संघ के बीच में। ये बेरूबारी और भारत संघ के बीच में जो केस आया था, उसमें क्या कहा गया था, 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है, और अगर संविधान का ये पार्ट नहीं है तो इसको क्या है, इसको संशोधित भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर आईसी गोलकनाथ केस आता है 1967 में। ये कहते हैं संविधान, ये प्रस्तावना है ना, संविधान की आत्मा तो है, लेकिन भाग है या नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता है। आत्मा तो है, लेकिन ये भाग है या नहीं है, इसको नहीं कह सकते। फिर एक केस आता है केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में आता है। और ये क्या कहता है, संविधान प्रस्तावना का मतलब प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मौलिक ढांचे में नहीं, लेकिन जो मूल स्ट्रक्चर है उसमें नहीं किया जा सकता है। तो ये इसमें कहा गया था, केशवानंद भारती ऐसा केस है जिसमें कहा था, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर निकल के आया था, और उसने बेसिक स्ट्रक्चर, ये कोई वर्णित नहीं है संविधान में, ये न्यायालय खुद कहेगा कि हम बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, इसका कोई वो नहीं दिया गया है कि क्या होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर कौन बताएगा, न्यायालय बताएगा। तो ये बताया गया था इसमें, और कहा गया था कि संविधान जो प्रस्तावना है संविधान का अंग है, इसमें चेंजेस
हो सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। एक मिनर्वा मिल्स केस आता है 1980 में, कहा गया है प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसमें तो क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि है। और एक आपका आया था एएसआर बॉम्बई और यूनियन ईस्ट बैंक ऑफ इंडिया का केस आया था 1994 में, जिसमें आपका ये कहा गया था पंथ निरपेक्षता संविधान का मौलिक ढांचा है। पंथ निरपेक्ष आपका क्या है, जो हम देखते हैं धर्मनिरपेक्ष सेकुलर आपका जो है ना, वो संविधान का मौलिक ढांचा है और इसको खत्म नहीं किया जा सकता। जो लोग बात करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र या फलाना राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वो अपने आप में एक बेवकूफ हैं। उनका उनका जो अभी तक ये जो संविधान को लेके जो उनकी जो भावना है ना, वो अभी तक जागृत नहीं हुई कि संविधान क्या कहता है। यानी कि पंथ निरपेक्षता क्या है, ये एक मौलिक ढांचा है और इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसको नहीं खत्म किया जा सकता। इसको खत्म करने का मतलब है संविधान को आपने खत्म कर दिया है। ठीक है। अब एक आता है एलआईसी केस। एलआईसी केस 1995 में, इसमें कहा गया, इसमें भी यही कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो ये सारे केस आपको ये बताते हैं संविधान का अंग है या नहीं है। अब आपको क्लियरली पता चल गया है कि संविधान का अंग आपका है, प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें चेंज किए जा सकते हैं, कुछ बढ़ाया भी जा सकता है, कुछ घटाया भी जा सकता है, लेकिन इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं, बेसिक भावना को खत्म नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको समझ आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से प्रयास किया, आपको समझ आई होंगी सारी चीजें, मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।